दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। कक्षा 11वीं हिंदी का ये जो भाग है दोस्तों, हमारा भाग 4 है। और इस भाग 4 में 10 नंबर का जो मटेरियल है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और एक बात समझ लेना इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। और ये है आपका काव्य बोध से। किससे है याद रखना? काव्य बोध, कक्षा 11वीं। इसके पहले मैंने बताया था आपको भाषा बोध। ये भाषा बोध हो चुका है। भाषा बोध के पहले 2 वीडियो आए हैं। एक तो गद्य खंड का था जिसमें से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद में एक था आपका पद्य खंड से। और जो पद्य खंड से था उसमें भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा बोध था दोस्तों 10 नंबर का, और काव्य बोध भी है ये 10 नंबर का। तो इस प्रकार से 20 दूनी 40, 50, 60, ये 60 नंबर का आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये ध्यान रखें। अब इसके बाद में एक बात मैं बता दूं कि ये जो पूरा दे रखा है पूरा का पूरा पेपर है, और यही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो हिंदी का हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा कक्षा 11वीं का। ठीक है। और याद रखना पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा। पत्र लेखन भी बता दूंगा कौन कौन से पत्र याद करने हैं। और उसके बाद में निबंध भी मैं बता दूंगा आपको, और रूपरेखा भी बता दूंगा कि कौन सी रूपरेखा आपको याद करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आपकी परीक्षा में सारे के सारे अंक दिला सकता है अगर आपने ये सभी क्वेश्चन याद कर लिए तो। अब अच्छा, इतने विश्वास के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका जो प्रश्न पत्र है जो आपके सामने है, ये मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा बैंक है उस परीक्षा बैंक पर भी आधारित है, परीक्षा बैंक पर ही आधारित है। देख सकते हैं आप। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 1 मिनट में आपको वो निकाल कर अब मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप प्रश्न बैंक। हाँ, ये लिखा हुआ है प्रश्न बैंक वर्ष 2020-21। ठीक है। और विषय है आपका हिंदी, हिंदी विषय, और कक्षा 11वीं, और मध्य प्रदेश देख सकते हैं। और ये आपका इस पर आधारित है, देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। तो इस ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से याद कर लेना। और आज हम क्या जानेंगे? भाषा बोध जानेंगे, भाषा बोध। ठीक है। और ब्लूप्रिंट में मैंने कल ये भी बताया था। देखो क्या क्या बता दिया है, ये मैं समझा दूं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर। इसके बाद में हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये पद्य खंड बता दिया मैंने, गद्य खंड भी बता दिया, 20-20 नंबर का ये था। वितान बता दिया, 10 नंबर का ये था। अभिव्यक्ति और माध्यम बता दिया, 10 नंबर का ये था इसमें। अब हम बात कर रहे हैं अच्छा, ये जो भाषा बोध है, भाषा बोध का भी एक वीडियो हो चुका है। ठीक है। काव्य बोध की बात कर रहे हैं। इस काव्य बोध से ध्यान रखना आप, 10 नंबर का आपको बताएंगे। छंद, मंदकरंता, कुंडली, कवित्त, सवैया, दुर्मिल, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस व उसके प्रकार, अलंकार, संदेह, भ्रांति। और अपठित बोध, पत्र लेखन और निबंध लेखन जो कि ये यहाँ दे रखा है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। हिंदी तो हमारी कंप्लीट हो ही गई है। ठीक है। हिंदी हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी के बाद में दूसरा जो भाग है वो आपको अगले वीडियो में मैं बनाकर बताऊंगा। ठीक है। आज हम देखेंगे काव्य बोध, और पूरा का पूरा लास्ट वीडियो है हिंदी का। इसके अलावा वीडियोस नहीं आएंगे क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। और हाँ, आंसर के ज़रूर मैं निबंध के और कुछ एप्लीकेशन उनके वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दे दूंगा। वैसे निबंध की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप निबंध भी देख सकते हैं। काव्य बोध से देखिए, छंद, मंदक्रांता, कुंडली, कवित्त, सवैया याद करना है। शब्द शक्ति में आपको अभिधा, लक्षणा, व्यंजना याद करनी है। शब्द गुण से ओज, प्रसाद और माधुर्य याद करना है। रस व उसके प्रकार, रस के अंग। अलंकार से संदेह अलंकार याद कर लेना। भ्रांतिवान अलंकार, अफुंती और विरोधाभास। अब देखिए अंक विभाजन इस प्रकार से रहेगा आपका। इसमें 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपको याद करने हैं। पहला देखिए, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है। ये काव्य की परिभाषा है। महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में जीवन का वहद चित्रण होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है? तो जो महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। ठीक है। रामचरितमानस महाकाव्य है। एक बात मैं बता दूं कि जितने भी आंसर है वो
हम पूरे आंसर इसी में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें पूरे संभव नहीं है, लेकिन कुछ जो संभव है वो तो बता ही देंगे। तो पहला देखिए, आचार्य विश्वनाथ आएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। और महाकाव्य में जीवन का वहत चित्रण होता है, मतलब कि ज़्यादा चित्रण होता है। और इनमें से कौन सा काव्य महाकाव्य है? तो जो रामचरितमानस है ये महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो ये की तुलसीदास जी ने। ठीक है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास, जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती है ओज गुण की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य कौन सा नहीं है ये आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन देख सकते हैं, सूरसागर, साकेत, रामचरितमानस, कामायनी। अगला देखिए, इसके बाद में महाकाव्य में कम से कम 3 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में कम से कम 3 क्या होने चाहिए? सर्ग होने चाहिए। ठीक है, कितने सर्ग होने चाहिए? 3, 5, 4 या फिर 8? चलो इसमें आपको बताना है कि कितने सर्ग होने चाहिए। 3 नहीं होने चाहिए, जितने भी हो आप बता देंगे। कमेंट करके बताना कि महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माधुर्य गुण में वर्णों की प्रधानता होती है। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर होता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार हो, विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध का आभास होता है। दोहा छंद काव्य है, रस के अंग है। कितने अंग है? रस के अंग में लिख देता हूँ। एक तो है विभाव, दूसरा है संचारी भाव, विभाव, संचारी भाव। इसके बाद में याद रखना अनुभाव, और नंबर 4 है स्थाई भाव। स्थाई भाव। तो विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और स्थाई भाव ये रस के अंग है। तो रस के कितने अंग है? 4 अंग है। शांत रस का स्थाई भाव क्या है? शांत रस का स्थाई भाव है निर्वेद। क्या है? शांत रस का निर्वेद है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी जो रिक्त स्थान मैंने नहीं बताए वो आपको अपनी किताब में से ढूंढ कर लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, सत्य असत्य। सत्य असत्य आपका इस प्रकार है। खंड काव्य में नवीन का समग्र अंकन होता है। अरुंधति एक महाकाव्य है। आदिकाल में काव्यों की रचना हरिगीति का छंद में हुई। माधुर्य गुण प्राय श्रृंगार, वात्सल्य और शांत रस में पाया जाता है। जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। तो ये तो दोस्तों गलत है। ठीक है, जो स्थायी रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 5वां गलत है। और माधुर्य गुण प्राय श्रृंगार, वात्सल्य और शांत में पाया जाता है, ये सत्य है दोस्तों। क्या है? सत्य है। अब देखिए, जोड़ी मिलाइए। जोड़ी देख सकते हैं आप। उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर। उसके बाद महाकाव्य क्या है? महाकाव्य रामचरितमानस है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था। जिसका अर्थ चिपका हुआ है। चिपका हुआ है उसमें आपको क्या करना है? याद रखना, उसमें आपको करना है श्लेष। ठीक है, और जिनमें ने नाक में दम कर रखा है शब्द में शक्ति कौन सी है? तो इसमें लक्षणा शक्ति है। कौन सी है? लक्षणा शक्ति है। याद रखना आप, इसमें क्या है? लक्षणा शक्ति है। और महाकाव्य में आप क्या लिखेंगे? रामचरितमानस लिखेंगे महाकाव्य में। ठीक है, और बच क्या रहा है? उपमेय उपमान का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ पर कौन सा होता है? अपहुंती अलंकार होता है। अपहुंती अलंकार। ठीक है, ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब जोड़ी के बाद देखिए, एक शब्द में उत्तर। जिस काव्य में प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसे क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पतन, पाप, पाखंड, जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए, पा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा। अब 2 अंक के प्रश्न देख लो जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पहला, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए।
आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्दगुण माधुर्य, ओज, प्रसाद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये शब्दगुण 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, विरोधाभास अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए और व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो अच्छा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, उसके बाद में तीसरी है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति है। अब देखो 3 नंबर के प्रश्न देख सकते हैं आप। 3 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के नाम लिखना है। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, उसके भेद का वर्णन बताना है। खंड काव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 खंड काव्य के नाम लिखना है। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है और कुंडलिया छंद की उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। अब अपठित गद्यांश, मतलब कि जो अपठित बोध है ना, उसमें से आपको कंप्लीट करना है। और अपठित जो बोध है वो कितने नंबर का रहेगा? आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, दूसरों के प्रति उदार भाव भी रखना है। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है। तो उचित शीर्षक क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। उदारता आप इसमें लिख देना, उदारता, ये शीर्षक इसका हो जाएगा। उदार पुरुष की क्या विशेषताएं होती है? तो इसमें से आपको पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है, देखो, उदार पुरुष की विशेषता ये है कि उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है, ये विशेषता उसकी होती है। ठीक है, और समाज में सेवक भाव से रहता है, ये भी उसकी विशेषता है। ठीक है, तो आपको इसकी विशेषता लिखनी है। सच्ची उदारता किस में होती है? तो उदार पुरुष में सच्ची उदारता होती है। ठीक है ना, तो याद रखना। इसके बाद में विरुद्धार्थी लिखिए। विरुद्धार्थी का मतलब, अच्छा समझ लो कि विरुद्धार्थी लिखिए है क्या ये चीज़। विरुद्धार्थी मतलब कि विलोम लिखिए। ठीक है, विलोम। उदार, उदार का आप क्या लिखेंगे? अनुदार। सच्ची, सच्ची का आप लिखेंगे झूठी। ठीक है, उदार का क्या लिखेंगे? अनुदार, और सच्ची का आप लिख देना झूठी। ये आपके सारे प्रश्न इसमें बता दिए। और गद्यांश क्रमांक 2 देखिए, 5 नंबर का बनेगा दोस्तों। इनमें से ये का यही याद रख लेना, 2 ही। जो साहित्य मुर्दे को भी जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का भंडार है, जो साहित्य पतितों को उठाने वाला और उत्पीड़ितों को मस्तक को उन्नत करने वाला है, उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो गति नहीं करती हुए अंधकार की गति में बढ़कर किसी न किसी दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। संजीवनी औषधि का भंडार क्या है? तो याद रखना, जो साहित्य मुर्दे को जिंदा करने वाली संजीवनी औषधि का भंडार है। तो संजीवनी औषधि का भंडार क्या है? साहित्य। साहित्य, साहित्य के संवर्धन की चेष्टा कब अपना अस्तित्व खो बैठती है? तो इसमें आपको ये याद रखना कि उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो गति नहीं करती, वे अंधकार और गर्त की गति में पड़कर किसी दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? अंधकार। ठीक है, यहाँ से लिखना है आपको, यहीं से लिख देना, उसके उत्पादन और संवर्धन से लेकर के तो यहाँ तक खो बैठती है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में नीति द्रोही एवं साहित्य द्रोही कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है, अनुराग नहीं रखने वाले व्यक्ति, अनुराग नहीं रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो नीति द्रोही, साहित्य द्रोही है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या है? ये 2 बार दे दिया गद्यांश का शीर्षक, और यहाँ पर नीचे सारांश है, सारांश लिखना है नीचे, और ऊपर शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक में आप साहित्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शीर्षक में आप लिखेंगे साहित्य, और इसका सारांश आप इसको पढ़कर लिख देना। अब गद्यांश क्रमांक 3 देखिए, ये आपका गद्यांश क्रमांक 3 है। शिक्षा अपने सीमित अर्थ का, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए, इसका शीर्षक दीजिए, और निरुद्देश्य शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। सीमित तथा देश का शब्द विलोम, सीमित का असीमित, अच्छा विलोम बताना है। ठीक है, सीमित का आप लिखेंगे असीमित, और देश शब्द का विदेश लिख देना, ये आपके विलोम हो जाएंगे। सीमित का असीमित, देश का विदेश। और ये गद्यांश नंबर 3 भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और इसको याद कर लेना। अब देखिए 4 नंबर वाला गद्यांश क्रमांक 4 देखिए, संस्कार ही शिक्षा है। इसमें आपको क्या करना है? शीर्षक देना है। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।
स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हल करना है आपको अच्छी तरह से पूरे को, ठीक है। और अब देखिए पांचवा, मतलब ये सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से ही आएगा परीक्षा में और कहीं से नहीं आएगा। ये जनसंख्या विस्फोट से सारा देश भयक्रांत है, इसमें लिखना उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना जनसंख्या विस्फोट। स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं ये लिखूं जनसंख्या विस्फोट। और लोग पैदल चलना कहाँ मुश्किल हो गया है, भीड़ दिखाई देती है इसलिए पैदल चलना मुश्किल हो गया महानगरों में। कहाँ पर? महानगरों में। तो इस दूसरे में आप लिखना महानगरों में, महानगरों में पैदल चलना मुश्किल हो गया है। और इसके बाद में चारों तरफ कौन सा संकट छाया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट। संकट और गरीबी शब्दों के समानार्थी लिखना, संकट मतलब दुख की घड़ी और गरीब शब्द का समानार्थी लिखना है। और उसके बाद में उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। इसके बाद में पत्र लेखन। अच्छा, पत्र लेखन से आप देख लो कि क्या क्या आपको याद करना है। नगर की अनियमित व्यवस्था के संबंध में अभियंता विद्युत विभाग को सरकारी सूचना पत्र। बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को पत्र। और ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ध्यान रखना है इसमें से। अपने नगर के पोस्ट मास्टर को पत्र लिखकर डाकिये द्वारा डाक वितरण न किए जाने की शिकायत। और परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर प्रतिबंध वाली याद करना है। आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिसमें बीमारियां फैल रही है, साफ व्यवस्था हेतु नगर निगम को पत्र लिखना है। और अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को आपराधिक तत्वों की रोकथाम के लिए भी पत्र लिखना है। तो ये आपके 5 नंबर के पत्र कंप्लीट हो जाएंगे। देखना आप अच्छे से, इनको ही याद करना है, इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। फालतू की चीज़ें जो दे रखा है वही पढ़ेंगे आप अच्छे से। और इसके बाद में ये देखिए अनौपचारिक पत्र, इसमें से भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। पहला देखिए, अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो। और आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को सांत्वना पत्र लिखना है। और अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने को के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है, आमंत्रण पत्र, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रदर्स और सिस्टर मैरिज का वो लेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। और वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र भी लिखना है। कौन सा पत्र लिखना है? बधाई पत्र। तो ये पत्र याद करना जो दिए गए हैं, कौन कौन से दिए हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 को याद कर लेना। तो 5 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को क्या करेंगे आप, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला है निबंध लेखन। अब ये लास्ट है, निबंध लेखन के बाद में रूपरेखा रहेगी। निबंध लेखन 7 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का याद रखना, 7 नंबर का निबंध लेखन है। 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। पहला देखिए, इंटरनेट आज की आवश्यकता, बिन पानी सब सून, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, साहित्य और समाज, समाचार पत्रों की उपयोगिता, आतंकवाद की समस्या, विज्ञान और मानव, मतलब ये विज्ञान का चमत्कार है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, महंगाई की समस्या, बालिका शिक्षा और कोविड-19 एक समस्या। इन इतने जो 12 निबंध दिए हैं ना, इन 12 निबंध में से ही एक निबंध आपको याद कर लेना है। मतलब कि एक नहीं, कम से कम आप कितने, 2 या फिर 3 निबंध आप इसमें से याद कर लेना। कोई से भी 2 या 3 निबंध याद कर लोगे ना आप, तो इसमें आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये निबंध है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब निबंध के बाद में रूपरेखा बात करेंगे और रूपरेखा लास्ट रहेगी, इसके बाद में खत्म। चलिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा आपको लिखना है। कवि तुलसीदास मेरे प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, दहेज प्रथा, आरक्षण, समस्या और समाधान, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, ग्राम्य जीवन, दूरदर्शन की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन की अविस्मरणीय घटना, मनोरंजन के साधन, विद्यालय का वार्षिक उत्सव और पुस्तकालय का महत्व। ये आपको इतनी सारी रूपरेखा दी गई है, इनमें से आपको 3 नंबर के पक्की हो जाएंगी। तो इतनी सारी रूपरेखा दी गई, इनमें से कम आप 5 या 6 की रूपरेखा याद कर लेना, जिसमें से आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका कक्षा 11वीं का पूरा मैंने बता दिया है। कितने वीडियो बनाकर बताएं, 4 से लेकर के तो 5 वीडियो में पूरा का पूरा मटेरियल हो गया है। बस आपको जो मैंने बताया 4 या 5 वीडियो, इसी के आधार पर क्या करना है, पढ़ना है। और ये सारे के सारे क्या थे आपके, प्रश्न बैंक। जो प्रश्न बैंक जारी की है ना, किसने जारी की है, याद रखना, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी की गई है, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है, तो इसी में से आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। याद रखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू।